टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्ला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के विषय समावेशी शिक्षा का निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो पिछली वीडियो के अंदर शिक्षा का अधिकार समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन 2009 का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा या हमने पढ़ा कि जो शिक्षा का अधिकार है 2009 में इसका निर्माण किया गया। इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 है। उसमें जो मूल अधिकार बच्चों को दिया गया शिक्षा का, उसी का आधार मानते हुए RTE 2009 या शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया। तो हमने 1 अप्रैल 2010 को इस अधिकार को पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया और राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2011 को इसके अनुसार एक्ट बनाया गया। और इसके अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर 7 भाग हैं और 38 अनुच्छेद हैं, जिसके अंदर हमने बारी बारी से इन अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने देख लिया था अध्याय नंबर 1 के अंदर, इसके अंदर हमने उसकी परिभाषाएं या इसके महाविद्यालय के बारे में महाविद्यालयों के बारे में चर्चा कर ली थी कि इसमें 4 प्रकार के विद्यालयों का समावेश किया गया है। अध्याय नंबर 2 में था कि इसके अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जिसके अंदर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकता, उसको आयु के आधार पर उसको प्रवेश दिया जाए, यानी कि यदि वो किसी कारण से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो अपनी एज से बड़ा हो गया, स्कूल जाने की एज से बड़ा हो गया है, तो उसको क्या है उसकी एज के अनुसार ही शिक्षा दी जाए, उसको उसकी एज के अनुसार जो कक्षा बनती है उसमें प्रवेश दिया जाए और उसकी जो पीछे वाली जो शिक्षा है उसको पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएँ, अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से हमने देखा था कि जब तक विद्यालय के अंदर उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तो उसको क्या है कक्षा से विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। यदि एक विद्यालय के अंदर उसकी सुविधा नहीं है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की तो उसको दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण किया जाए, जिसके लिए प्रबंधन समिति है उसकी मदद करेगी। इसी प्रकार से हमने सरकार की उत्तरदायित्व के बारे में अध्याय नंबर 3 में देखा था कि सरकार के क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो सरकार के उत्तरदायित्व है कि विधेयक लागू होने के 3 वर्ष के अंदर ये विधेयक प्रत्येक विद्यालय के अंदर लागू हो जाएगा। तो ये सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व है कि 3 वर्ष के अंदर ये विधेयक है वो इसके अंदर लागू हो जाए सभी विद्यालयों के अंदर। तो उसके अंदर था कि 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए और जो 6 से लेकर के 8 तक के जो बालक हैं उनके लिए 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने देखा था कि यदि कोई निश्चित अक्षम बच्चा है विद्यालय में नहीं जा सकता, उनकी अक्षमताओं को देखते हुए उसकी सुविधा अनुसार उसको यातायात की सुविधा दी जाए या कोई इस प्रकार की व्हील चेयर या बैसाखी की व्यवस्था दी जाए, जिससे कि वो आने में उस विद्यालय को आने में विद्यालय पर से आने में उसको कोई भी दिक्कत ना हो। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई धार्मिक कारण से या सामाजिक कारण से या सांस्कृतिक कारण से विद्यालय में प्रवेश के लिए उसको क्या है कोई भी समस्या ना हो, प्रवेश देने के लिए या विद्यालय आने में सामाजिक और सांस्कृतिक कारण उसकी बाधा न बने। ये भी एक सरकार को देखना होगा। और इसके अंदर ये प्रयास किया गया था कि जो निष्ठ विद्यालय है विद्यालय के अंदर लेखन पुस्तकें और लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाए और जो अक्षम बच्चे हैं उनको इन सामग्री के अलावा पुस्तकों के अलावा जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए। और शाला मानचित्र के माध्यम से जो नेक्स्ट पॉइंट देखा था हमने कि शाला मानचित्र के माध्यम से बच्चों को चिन्हित किया जाए और उस चिन्हित करने के आधार पर यहाँ पर आवश्यक हो तो वहाँ पर विद्यालय स्थापित किया जाए। इसी प्रकार से हमने उसमें जातिगत और धर्म और जाति लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इसका जो देखना भी वहाँ के स्थानीय प्रशासन का कार्य है, वहाँ की जो राज्य सरकार का कार्य है। इसी प्रकार से जो लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ा था हमने कि सरकार का जो भी उत्तरदायित्व बनता है या अभिभावक का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक को
प्रवेश दिलाए, नामांकन करवाए विद्यालय के अंदर और उसकी शिक्षा पूरी करवाई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अंदर हमने 3 अध्याय का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्याय नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें विद्यालय और शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व है। एक विद्यालय के क्या उत्तरदायित्व है और एक शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या है। जिस प्रकार से हमने पिछले अध्याय के अंदर सरकार के उत्तरदायित्व का अध्ययन किया, इसी प्रकार से आज हम विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय नंबर 4 विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व। इसके अंदर विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व के बारे में अध्ययन किया गया है कि इसके अंदर किस प्रकार से विद्यालय है किसी भी बालक को प्रवेश देने के लिए कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा और किसी प्रकार का। नंबर 4 के अंदर अपने विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्वों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने जो 3 अध्याय किए थे तो उसके अंदर अपने धाराएं जो 11 धाराएं देख ली थी। जैसे कि हमने देखा था कि पहली धारा के अंदर जो पहले अध्याय के अंदर 2 धाराएं थी, दूसरे के अंदर 3 धाराएं थी, 3 से लेकर के 5 तक, और तीसरा जो अध्याय था उसके अंदर 6 से लेकर के 11 अध्याय थी, धाराएं थी। तो अब जो 4 नंबर जो अध्याय है ये सबसे बड़ा अध्याय है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा धाराएं हैं। इसके अंदर 12 से लेकर के 28 धाराएं हैं। यदि अपने धाराओं की बात करें कि इसमें कितने 38 में से कितनी धाराएं इसके अंदर आती हैं, तो 12 से लेकर के 28 तक। तो इसका इसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अध्याय है ये एक शिक्षक एक विद्यार्थी को विद्यालय में रह करके और शिक्षकों के नज़र में रह करके शिक्षा प्राप्त करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है वो 4 नंबर है कि उसको किस प्रकार से विद्यालय के अंदर प्रावधान किया जाए जिससे कि बालक निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले इसके अंदर बात की गई है कि सरकारी विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार के बालक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ सरकारी विद्यालय किसी भी बच्चे से कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा। तो अपने देख सकते हैं कि सरकारी विद्यालय के अंदर सरकारी विद्यालय में बालक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, या नहीं लेगा। इस प्रकार से सरकारी विद्यालय में जो प्रवेश है वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। वहाँ पर किसी प्रकार का जो पुस्तकों का और जहाँ फिर इसके लेखन सामग्री का किसी प्रकार का शुल्क वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। दूसरा इसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, विशेष और निजी जो विद्यालय होते हैं उनके अंदर कक्षा 1 में 25% सीटों का आरक्षण किया गया है जो बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो इसमें आरक्षण देना है कि कोई भी किसी भी प्रकार का विद्यालय हो, विशेष हो निजी हो, उसमें 25% जो सीटें होंगी वो निर्बल बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए होंगी, जिसको आरक्षित करना होगा। उसमें प्रवेश निःशुल्क देना पड़ेगा इन विद्यालयों को, इन निजी विद्यालयों को, इन विशेष विद्यालयों को। तो हम देख सकते हैं कि विशेष विद्यालय हैं जो विशेष या निजी विद्यालय कक्षा 1 में 25% सीटें आरक्षित रखेंगे। किसके लिए? निर्बल बच्चों के लिए। निर्बल बच्चों के लिए। तो शेष व निजी विद्यालय कक्षा 1 में 25% सीटें निर्बल बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करेगा।
निर्बल बालकों के लिए ये आरक्षित। तो इसमें यही है कि कक्षा 1 के अंदर किसी भी प्रकार का निजी विद्यालय है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, उसमें कितनी भी ज़्यादा फीस है, लेकिन उसको 25% सीटें हैं कक्षा 1 के अंदर, उसको आरक्षित करनी होगी। निर्बल और गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। तो ये RTE 2009 में प्रावधान है कि निजी विद्यालयों के अंदर भी लगभग 25% सीटें हैं, वो निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है कक्षा 1 के अंदर। तीसरा जो इसके अंदर अपने बात करें कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी कार्य में और किसी कार्य में नहीं लगाया जाता। इसके अंदर कुछ 3 कार्य हैं जिसके अंदर अपने शुरू दी है कि उसमें कार्य को लगा सकते हैं, जनगणना है, चुनाव है और आपदा प्रबंधन है। इन तीनों के अलावा शिक्षण कार्य के अलावा भी किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो इसका अर्थ है कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षण कार्य ही करवाना है, किसी और कार्य में उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। तो अपने इसको लिख सकते हैं कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त इसमें 3 कार्य हैं जिसमें कि उसकी ड्यूटी लगती है, उसको कार्यभार दिया जा सकता है। जैसे जनगणना है, चुनाव व आपदा प्रबंधन। कोई आपदा आ गई है उसका प्रबंधन करने के लिए क्या है कर सकते हैं, ड्यूटी लगा सकते हैं को छोड़कर। तो शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता, अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी भी और कार्य में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये 3 कार्य आपको याद रखने हैं जिसके अंदर शिक्षक की ड्यूटी लग सकती है, कि कंपटीशन के अंदर भी आते हैं। इसके अंदर ऑप्शन में आता है कि चौथा एक ऑप्शन वो दे दिया जाता है, जिसके अंदर आपको 3 जो चुनाव है वो ध्यान रखनी चाहिए। 3 चीज़ें, जनगणना, चुनाव का आपदा, एक कंपटीशन के हिसाब से भी ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के बाद भी अपने 4 नंबर देखें, जिसके अंदर है कि यदि कोई बालक है वो पढ़ाई छोड़ देता है तो एक शिक्षक का दायित्व है, एक विद्यालय का दायित्व है, क्योंकि अपने विद्यालय और शिक्षक के दायित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें दायित्व है कि इसके अंदर उस बच्चे की पढ़ाई छोड़ने का कारण ज्ञात करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो इसमें अपने लिखेंगे कि यदि कोई बालक से अर्थ इसमें बालक और बालिका दोनों हैं, तो कोई बालक यदि बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसके कारण को याद कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा, दूर करने का प्रयास किया जाएगा, प्रयास। तो अपने इसमें दूर करने का प्रयास। तो अपने इसमें RT 2009 में यह कहा है कि कोई भी कैसे भी बच्चा है, कितनी भी समस्या उसको कम से कम वो प्रारंभिक शिक्षा तो पूरी करे। उसमें क्या समस्या आ रही है, क्या उसकी अक्षमता के आधार पर आ रही है, कोई पारिवारिक समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, उसके सभी कारण ज्ञात करने के बाद उसको दूर किए जाए। तो एक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करता है RT 2009, क्योंकि हमें समावेश शिक्षा के अंदर भी यही बात की गई है कि समावेश शिक्षा भी बच्चे को शिक्षा देने के लिए समान रूप से शिक्षा देने के अवसर प्रदान करती है। इसीलिए जो RT का जो क्रियान्वयन होता है वो समावेश शिक्षा के अंदर होता है। तो हम समावेश शिक्षा के संदर्भ में ही शिक्षा का अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए क्या है, इसमें कोई भी बालक है वो यदि कोई पढ़ाई छोड़ता है बीच में, उसके कारणों का पता लगाया जाए।
आगे है, सरकारी विद्यालय दान या चंदे के रूप में किसी अन्य रूप में कोई शुल्क नहीं लेगा। यदि शुल्क लेगा तो उसका 10 गुना अर्थदंड दिया जाएगा उनसे। सरकारी विद्यालय किसी भी बच्चे से या किसी भी बालक से प्रवेश या अन्य शुल्क व चंदा नहीं लेगा। यदि वो ऐसा करता है, यदि विद्यालय ऐसा करता है तो 10 गुना अर्थदंड देना होगा। तो सरकारी विद्यालय किसी भी बालक से प्रवेश शुल्क या चंदा या किसी अन्य प्रकार का जो विकास शुल्क है वो नहीं ले सकता। यदि कोई विद्यालय ऐसा पाया जाता है, करता है, तो वो क्या है, उससे 10 गुना अर्थदंड लिया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालय के अंदर किसी भी विद्यालय के अंदर कोई चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। पहले क्या था, कोई बड़े बड़े स्कूल थे, वो क्या है, बच्चे को प्रवेश देने के लिए उसके माता पिता का भी इंटरव्यू लेते थे, बच्चे का भी इंटरव्यू लेते थे। तो RTE 2009 आने के बाद में स्पष्ट कर दिया कि बच्चे के प्रवेश के लिए किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया या उसके प्रवेश के लिए किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो विद्यालय चयन करने के लिए या बच्चे के प्रवेश के लिए कोई भी चयन प्रक्रिया नहीं अपनाएगा। तो इसमें लिखते हैं, विद्यालय में बच्चे के प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो कोई भी विद्यालय है, बच्चे को प्रवेश देने के लिए किसी भी प्रकार की चयन प्रक्रिया नहीं अपना सकता। इसमें स्पष्ट रूप से अध्याय नंबर 4 के अंदर जो शिक्षक विद्यालय का उत्तरदायित्व के रूप में कहा गया है। आगे अपने 7 नंबर पॉइंट करते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कि यदि कोई विद्यालय ऐसी प्रकार की चयन प्रक्रिया अपनाता है तो उसके लिए उसको 25, यदि इस प्रकार का पाया जाता है, उसके लिए 25,000 रुपये का अर्थदंड उसको देना पड़ेगा। 25,000 रुपये का अर्थदंड देना होगा। अपने देखते हैं कि इसके अंदर यदि कोई विद्यालय चयन प्रक्रिया अपनाता है तो उसके अंदर उसको 25,000 रुपये अर्थदंड देना होगा, और यदि एक से अधिक बार अपनाता है तो 50,000 रुपये उसको अर्थदंड देना होगा। इस प्रकार से यदि विद्यालय चयन प्रक्रिया उपयोग करता है तो 25,000 रुपये और एक से अधिक बार चयन प्रक्रिया अपनाता है तो 50,000 अर्थदंड।
तो यदि ये पता चलता है कि नई प्रकार चयन प्रक्रिया अपनाई है 50,000 रुपये, तो यदि बार बार वो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाता है एक से अधिक बार तो उसका दंड होगा 50,000 रुपये। इस प्रकार से चयन प्रक्रिया को पूर्णतः बंद किया गया है, उसके लिए प्रतिबंध किया गया है। विद्यालय किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया को, उसके प्रवेश प्रक्रिया को नहीं अपना सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी किसी भी बालक को न तो प्रवेश के लिए रोका जा सकता है, न ही उसे निष्कासित किया जा सकता है। बालक को प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता और न ही निष्कासित किया जा सकता है। बालक को प्रवेश के लिए नहीं तो रोका जा सकता है और न ही निष्कासित किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती उसको अपने विद्यालय के अंदर से नहीं निकाल सकते आप, ये विद्यालय को कहा गया है। शिक्षक के उत्तरदायित्व के रूप में कहा है कि शिक्षक समय पर उपस्थित होंगे और जो निर्धारित समय के अंदर वो पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। तो इसमें अपने लिख सकते हैं कि शिक्षक समयानुसार विद्यालय में उपस्थित होंगे व निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। जिसमें क्या है, एक शिक्षक को एक उत्तरदायित्व दिया गया है कि समय के अनुसार विद्यालय में आए और अपना जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित समय में पूर्ण कर दे। और इसके साथ जो शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो बच्चे की योग्यता को जाने। जो समूह शिक्षा के अंदर भी एक दायित्व था कि शिक्षक विद्यालय की जो बालक की क्षमता है उसको जानने का प्रयास करे, उसकी रुचि को जानने का प्रयास करे, उसके अनुसार शिक्षण कार्य करवाए। तो उसी प्रकार का ये प्रावधान है शिक्षा के अधिकार जो 2009 में दिया गया है कि शिक्षक प्रत्येक बालक की योग्यता और क्षमता का आकलन करेगा या आकलन करेंगे। शिक्षक बालक की योग्यता व क्षमता का आकलन करेंगे। तो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो बालक की योग्यता को पहचाने, उसकी क्षमता को पहचाने, उसका आकलन करे और उसके अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाए। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के अभिभावकों के साथ नियमित बैठक। जो विद्यालय है या बालक जो टीचर हैं विद्यालय के, वो बालकों के जो अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करेंगे। शिक्षक अभिभावकों के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे और बैठक में बच्चे की समस्याओं के बारे में, बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में, प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी सीख या उसकी उपस्थिति के अटेंडेंस के बारे में चर्चा करेंगे ताकि पता चले कि बालक कितना विकास कर रहा है, उसको घर पे क्या समस्या आ रही है या उसको विद्यालय में क्या समस्या आ रही है। तो शिक्षक अभिभावकों के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे। तो इसमें क्या है,
शिक्षक क्या अभिभावक के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे, जिसमें कि एक बालक की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी समस्याओं को हल करने का भी प्रयास इस बैठक के अंदर किया जाएगा। एक इसके अंदर विद्यालय में जो रिक्तियां हैं, खाली स्थान है शिक्षकों के, उसके बारे में भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि जितने भी विद्यालय के अंदर टीचर के जो पद संकृत है उसमें से 10% से अधिक खाली न हो। ये बात भी एक विद्यालय को ध्यान रखने वाली बात है कि कि यदि उसके अंदर 10% से क्या है अधिक रिक्तियां उसके अंदर न है। विद्यालय में स्वीकृत पदों से 10% से अधिक रिक्त पद न है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो विद्यालय में जितने भी पद संकृत हैं उसमें से 10% से ज़्यादा पद खाली न हो, उसके ज़्यादा उसमें 10% यानी कि 90% पद आपके फुल होने चाहिए, भरे होने चाहिए, इतने भी शिक्षक आपके होने चाहिए। आगे जो पॉइंट है उसके लिए एक प्रबंधन समिति का निर्माण करना है। विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण या उसका होना जरूरी है। और इस प्रबंधन समिति के अंदर क्या है, इसमें वहाँ के लोकल प्रतिनिधि हो सकते हैं, सरपंच है, वहाँ का MLA है, वो प्रतिनिधि हो सकते हैं, और उसके अंदर अभिभावकों का भी प्रतिनिधि होना जरूरी है। और इसके लिए वो इसके कार्यों को, विद्यालय के कार्य विकास कार्य को देखती है। तो इसमें जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसका होना जरूरी है, वो विद्यालय के विकास के लिए कार्य करेगी। इस प्रकार से हमने 4 नंबर अध्याय के अंदर देखा है कि विद्यालय और शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व है, जिसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। कल हम नए अध्याय के साथ इसके आगे की वीडियो में देखेंगे भी किस प्रकार से आगे क्या प्रावधान किए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।